साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही चर्चित व्यक्ति जो है अश्वमित गौतम भाई। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया हैं। तो कैसे समाज के लोग ये जाने कि कौन भाई साहब चमचा है और कौन कार्यकर्ता है? अरे ये साफ साफ दिख जाता है, भाव में दिख जाता है। आप उसके अगर ट्वीट्स देखोगे उसमें पता चल जाएगा। और आपको समझ में नहीं आ रहा किसको चुनूं, कौन मेरे लिए हितकारी है। हाँ। तो आप उसके कान देखो। और हर एक पार्टी का अपना अपना ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट समझते हैं ना कि हाँ। वो विचारधारा, मूल मंत्र होता है। तो मूल मंत्र आप देखो, अगर आपके मूल मंत्र जो आप चाहते हो और उस पार्टी के मूल मंत्र मैच कर रहे हैं, आप अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहते हो और वो पार्टी अच्छी शिक्षा व्यवस्था आपको दे सकती है। आप चाहते हो कि आपको आरक्षण मिले, आपको पढ़ने के लिए पैसा मिले, आपको विदेशों में पार्टी भेज सके, तो आप उस पार्टी को सपोर्ट करो। और एक बात आप याद रखना, केवल अपने ही हित के लिए मत सोचना, एक साथ ये भी सोचना कि अगर मेरे देने से, वोट देने से कोई सरकार बन रही है और वो केवल तुम्हारे ही हित में काम कर रही है और जो मेरे बगल में है उनके हित के लिए नहीं है, तो एक बार इस पे विचार करना। और मैं तो कहूँगा अगर आपकी विचारधारा और पार्टी की विचारधारा मिल रही है तो वो पार्टी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है और आप चुन लो आपको कौन सी पार्टी चाहिए। तो यही सबके, क्योंकि बहुजन समाज के लोग कंफ्यूज हैं कि यार होता क्या, जैसे चुनाव आ गया तो कुछ लोग को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, यहाँ तक ये भी है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन समाज के हित के लिए वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और इसमें क्या होता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं, यार बना तो देते हैं लेकिन वो डिसीजन ले नहीं पाते हैं और समाज फिर पछताता है। तो अब 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाला है, तो जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं ये चुनाव करने से पहले ये जान लें कि भैया कौन हमारा अपना है और कौन नहीं है, कि भैया वोट तो इनको देते। जैसे उदाहरण के तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर ने 1920 से लेकर 1932 यानी महज 12 सालों के अंदर भाई समाज को वो सारी चीज़ें जिससे बहुत पिछड़े थे वो तक 10-12 सालों के अंदर पहुंचा दिया। एक हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, जो कहा जाता है पिछड़े समाज की अगुवाई करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। 10 साल उनको, यानी 9 साल यानी 10वां साल होने वाला मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनते हुए। हमें आज तक ये नहीं समझ में आया कि इन्होंने समाज के लिए क्या काम किया। इस पर क्या विचार है आपका? पहली बात तो मैं शायद कंफ्यूज हूँ, मैं मौर्य जी के बारे में जानता नहीं हूँ। हाँ, मैं जान नहीं पाया हूँ मौर्य जी के बारे में। केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो मैं उनके बारे में पहचान नहीं पाया, लेकिन मैं जानता नहीं उनको सही से। अच्छा, यानी उप मुख्यमंत्री। अच्छा, ये बात बिल्कुल परफेक्ट की, अगर शायद अगर वो काम के होते, वीडियो सामने आती हैं, काम के होते तो जानते आप। हाँ। लेकिन वो अगुवाई करते हैं मौर्य समाज से। आप बताइए स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है? स्वास्थ्य मंत्री तो वो उप मुख्यमंत्री साहब पाठक जी है। कोई नहीं जानता उनको। हाँ। अब आदमी जो काम करता है, जो नजरों में आता है उसको लोग जानते हैं। मोदी जी ने रीलें डाली, सब जान गए मोदी जी अभी हैं जिंदा, वो वीडियोस डाल रहे। तो मैंने देखा नहीं उनके बारे में, और शायद वो पार्टियों की रैलियों में भी नहीं शामिल होते हैं। अगर शामिल होते, प्रवक्ता होते, पार्लियामेंट में बोलते तो हमें पता चलता। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन होने क्या कि अगर वो समाज के अंदर काम करते तो कहीं ना कहीं लोग जानते। और 10 साल होने वाला, उन्होंने समाज के लिए ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन समाज फिर भी जिस क्षेत्र में आते हैं, कौशाम्बी जिले से आते हैं, आसपास क्षेत्रों में उनका काफ़ी अच्छा मजबूत है और पकड़ है। लेकिन आज वो समाज को लेकर कुछ काम नहीं करें। नतीजा क्या हो गया कि समाज कंफ्यूज है कि भैया कहते हैं तो कि हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, लेकिन उनके लिए काम नहीं करते, जैसा कि आपको नाम भी नहीं पता क्योंकि ऐसा काम भी नहीं किए। और दूसरा सवाल मेरा ये है, अभी दिल्ली के अंदर जो जनजी आंदोलन हुआ, हाँ, जनजी आंदोलन, उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं और क्या हुआ उस आंदोलन से? मैं तो क्या देख रहा था ना कि जैसे अभी अपने देश में ले लो, हाँ, बच्चे पॉलिटिक्स पर बात ही नहीं करते हैं। हाँ, बात करना चाहते हैं तो माँ बाप मना कर देते हैं, क्योंकि डर होता है अगर पॉलिटिक्स में जाएंगे। उमर खालिद पॉलिटिक्स में गए, आज उनके ऊपर NSA लगा हुआ है, तो लोगों के अंदर डर था कि अगर वो पॉलिटिक्स में जाएंगे तो उनके ऊपर कार्यवाही होगी, उनको मारा पीटा जाएगा, लाठी चार्ज होगी, पैर तोड़ दिए जाएंगे। लेकिन फिर जब अभिजीत दीप के सामने आए और कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, उस पर सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पे बैठे, लोगों ने बात करी और सारे जो 16, 17, 21, 22 साल के लोग हैं, सारे अलग प्रकार का था, माहौल बना दिया उन्होंने। तो इससे मैंने ये सीखा कि हमें प्रोटेस्ट करने के लिए संगठित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमें डरना नहीं है। पुलिस लाठी चार्ज करेगी, मारो, तुम कितना मारोगे, बाद में तुम्हें पछतावा होगा।
जिन लोगों ने, जिस जज ने भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा सुनाई थी, बिल्कुल, आज अगर उसके वो होंगे, वो जीन्स होंगे, तो उनको शर्म आती होगी ना। बिल्कुल। वैसे ही जिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करी है, अगर फ्यूचर में उनके बच्चे हुए और उन्होंने पढ़ा इसके बारे में, तो उनके बच्चों को शर्म आएगी और वो हार अपने के कैसा बाबा को हुआ। गाली देंगे कि कई बाबा है हमारे बच्चन क्या मारी, निर्दोष बच्चे थे। हाँ, तो बहुत वैसा मारा, हो किसी गया, का पेट टूट गया, खून फ्रैक्चर हो गया, इतना तकलीफ देखने का मतलब। मरे भी हैं कुछ लोग, हाँ, मृत्यु हो गया। हाँ, एक तो वो बात हो जाती है। और तीसरी बात जो मुझे समझ में आई कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो और चाहते हो कि जल्दी से वो सफल हो जाए, तो आप क्रिएटर्स को खुद सपोर्ट करो। मतलब आप समझते हो ना, जो क्रिएटर हैं, जो रील बनाते हैं, आप उसको इतना समर्थन करो कि वो मजबूर हो जाए आपकी बात उठाने के लिए। जैसे सीजेपी में हुआ, वो ऑनलाइन ही था जो कुछ था। हाँ, मतलब मजाक मजाक में बना चाहिए था। मजाक मजाक में बना और मजाक मजाक में इस्तीफा ले लिया। तो ये बात होती है, आप क्रिएटर्स को सपोर्ट करो। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोटेस्ट दूर तक जाए, तो क्रिएटर्स को सपोर्ट करो, यूनाइटेड रहो और सबको खींचने की कोशिश करो और किसी पार्टी के लिए बायस ना हो। बिल्कुल। तो एक तो ये है, जनजी जो है सवाल पूछने में बिल्कुल घबराता नहीं। होता क्या था कि जो बच्चे हैं उनके पिताजी भी सवाल करने से डरते थे, यार सवाल कर देंगे तो जेल के सलाखों में डाल देंगे। लेकिन अब के जो यंग लोग हैं वो भाई बिल्कुल ऑन द स्पॉट जेल में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल पूछेंगे तो पूछेंगे। ये लोगों के अंदर जो भय था और डर था, वो हमें लगता है इस आंदोलन ने पूरा तरीके से खत्म कर दिया। बिल्कुल खत्म कर दिया। अब आप देख लो, बच्चे जन अल्फा ने अभी हमारे उस पे आ रहे थे, अभी आ रहे थे। तो ये हुआ अभी हाल ही फिल्म में, जब ये तो जंजी थे, अभी दुबग्गा के अंदर परसों की बात है, जन अल्फा ने, है ना, पूरा सड़क जाम कर दिया था। सड़क जाम कर दिया था क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया कि भाई देखिए, पहले क्या होता था, कुछ लोग मीडिया होते थे जिनको माइनस कर लिया जाता था, लेकिन अब एक तो क्रिएटर है कि तुरंत पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता और लोग अब सवाल पूछने के लिए उतर आएंगे। पूरे लखनऊ भर में देखोगे पोस्टर छपा है, भैया ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन हकीकत में देखो तो स्कूल सही नहीं है। हाँ, तो ये अब वीडियो लगातार रोज आ रहा, देख रहे हैं ना। तो मतलब सवाल पूछने में जो लोग हैं वो जबरदस्त तरीके से सवाल पूछने, और डरते भी नहीं है। नहीं, सरकार डर पैदा करने की कोशिश कर रही है, जैसे मोदी जी ने दिमागी नक्सली अरे वो तो भाई साहब क्या, और अब्दुल भाई के पापा को मार दिया गया जी, वो वेस्ट बंगाल वाले। हाँ, बंगाल में। हाँ, तो सरकार डर पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब बच्चों ने सोच लिया है, युवा ने सोच लिया है कि मरे तो है ही, हमें गंदी हवा मिल रही, गंदा पानी मिल रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। इसमें जीने से बेहतर है कि एक बार मत्थे पे गोली लो और मर जाओ। गोली मतलब बंदूक, पैरासीटामोल नहीं। तुम गोली खा लो एक और मर जाओ शांति से, घुट घुट के ना मरो। तो वो आ गया और बच्चे पढ़ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये जो मिलेनियल्स होते हैं, पहली बात तो वो काम काजी, उनकी शादी हो गई है, तो वो काम करते रहते, वो सपोर्ट करते हैं, ऊपर से करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जन अल्फा और जेनजी आ पाता है। और राजस्थान में भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, और अब तो हमारे लखनऊ तक लहर आ चुकी है जी। और एक सबसे बड़ी जो समस्या चल रही, जैसे गरीब आदमी होता, आज तक लगभग उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के अंदर लगभग 1 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, और शिक्षा इतनी ज़्यादा महंगा कर दिया गया कि आज के टाइम देखिए, एक लड़का बहुत मेहनत करता है, बहुजन समाज के लोग, कुछ हर समाज के लोग हैं जो बेचारे गरीब है, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उतना बजट नहीं होता है कि आगे पढ़ाई, क्योंकि शिक्षा इतना महंगा कर दिए हैं और स्कूलों को बंद कर रहे हैं। तो इंटर के बाद लोग अपनी पढ़ाई छोड़ दें, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने केवल आपकी ही नहीं, कई वीडियोस में डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी की किताब है प्रोफेसर की डायरी, उसमें वो भूमिका में ही लिखते हैं कि अगर देश का युवा अनपढ़ होगा, मंदिर मस्जिद में फंसा रहेगा, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाएगा, तो वो नेताओं का वोट बैंक बनेगा और नेता उसके माध्यम से गद्दी पर राज करेगा, और नेता अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेजेगा, और जो यहाँ पर अनपढ़ हैं, जो धर्म की राजनीति में फंस गए हैं, वो ऐसे ही गरीब रहेंगे, लीचड़ रहेंगे बस। तो वही मेरा भी कहना है, नेता चाहते हैं कि आप अनपढ़ रहो, आप शिक्षा से दूर रहो, आप सवाल ना पूछो, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम पढ़ लें। अगर आप कोई डिग्री हासिल नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम मैच्योरिटी तो ले ही आओ, होनी चाहिए कि हाँ, कि आप सही गलत में अंतर कर सको, वो ले आओ। और ज़रूरी नहीं कि आपके पास डिग्री ही हो तभी आप पढ़े लिखे हो। इतिहास में आप नेताओं को ले लो या फिर लोगों को ले लो, सारे पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, डिग्री एक आइडेंटिफाई बन गई है कि लोग आपको कि समझते भैया होशियार है, चतुर है, जानकार है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास डिग्री हो, आपके पास मैच्योरिटी हो। मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर
आप सक्षम हो डिग्री पाने के लिए तो पा जाओ, और हम तो कोशिश करेंगे कि आप सक्षम हो जाओ, क्योंकि आज भी देखा जाए बहुत सारे बच्चे पैसे के चक्कर में पढ़ाई छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल। और अब तो स्कूल भी कम हो गए हैं। अगर किसी को शिक्षा पानी हो तो वो 4 गांव छोड़ के स्कूल में जाए। क्यों? क्योंकि स्कूल मर्ज किए गए हैं और जो उनके गांव में स्कूल था उसको बंद कर दिया गया। और जो 4 गांव छोड़ के स्कूल है उसकी हालत ख़राब है। वहाँ पर मिड डे मील का खाना देख लो, ऐसा लगता है सुअर को खिलाने के लिए खाना आया है। तो ये बहुत बड़ा समझ लीजिए एक प्रकार का ये समाज के अंदर एक तो सरकारी स्कूलों को तो बंद कर किया ही जा रहा है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, वो पढ़ नहीं पाएंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो एक समाज के अंदर वो मुझे लगता है इस एजुकेशन मामले में पूरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है। हाँ। आप सरकारी स्कूलों का बंद करने का, हम लोग भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई किए हैं। आज हम थोड़ा बहुत बोल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, तो नतीजा क्या कि शुरुआत में हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। लेकिन आज सरकारी स्कूल में बेचारे, आज अगर आप LKG OKG में आप पढ़ाई करवाओगे तो कम से कम 3,000 रुपये फीस है। कहाँ एक गरीब आदमी हो पाएगा, खाने के लिए देखेगा कि पढ़ाई देगा। और एक तो सरकारी स्कूल भी बंद किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं समाज को भ्रमित किया जा रहा है। चुपके से एक खेल खेला जा रहा है कि आप जो भी क्रीमी लेयर है, जहाँ पे जो भी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी सरकारी नौकरियां हैं, आप जब पढ़ोगे नहीं तो वहाँ तक जाओगे ही नहीं। कहीं ये चुपके से खेल तो नहीं खेला जा रहा सरकार के द्वारा? नहीं, तो मैंने बताया कि जब लोग अनपढ़ होंगे, वो धर्म की राजनीति में फंस जाएंगे, तो ना वो पढ़ पाएंगे, ना वो ऊंचे तबकों पर जा पाएंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, रिक्शा चलाएंगे। बिल्कुल। और जो छोटे मोटे काम होते हैं, वैसे काम कोई छोटा मोटा नहीं होता है, लेकिन होता है छोटा मोटा। अब कहने की बातें होती हैं कि मरने के बाद सब एक जगह जाओगे, कोई नहीं मरने के बाद एक जगह जाता। आप देखो, जो अमीर आदमी होता है ना, जो पढ़ा लिखा होता है, जिसने संघर्ष किया होता है, आप अगर उसके क्रेव पे जाओगे, उसकी कब्र पे, तो उसकी कब्र बड़ी शानदार बनी होती है एकदम। और जो गरीब आदमी होता है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, उसके लिए बस मिट्टी सब बना दिया जाता है। और कई बार कुत्ते वहाँ पर खोद के बैठते हैं। हाँ, लाश भी निकाल देते हैं कुत्ते बारे से। बहुत सारी घटना तो ये बातें होती हैं। वैसे ही है, अंतर होता है हर चीज़ में। एक JNU के अंदर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर 2019 के अंदर एक आंदोलन हुआ था कि जो हॉस्टल का फीस है उसको महंगा किया जाए, सस्ता है। 2019 के अंदर एक आंदोलन हुआ। मैंने रिसर्च किया था, तो JNU के अंदर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर इसलिए होता क्योंकि वहाँ पे गरीब आदमी, जो पिछड़े लोग हैं, दलित के लोग हैं, आगे जा रहे हैं, वो हर समाज के लोग हैं जो पहुँच रहे हैं। और जब वहाँ पे महंगा कर दिया जाएगा तो वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाएंगे। 2019 के अंदर ये आंदोलन हुआ था, बाकायदा रिकॉर्ड है। इस पर आपके क्या विचार है स्मित भाई? वो दबाने की कोशिश करी जाती है ना। अब मैंने बताया है कई लोगों से कि अब पढ़े लिखे होते हैं ना, जो वो पहले से पढ़े लिखे होते हैं और पढ़ा लिखा अच्छी नौकरी पे होता है पहले के समय में, 2019 के समय में। आज तो अनएम्प्लॉयड रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो पढ़े लिखे लोग अमीर होते हैं और वो अपने बच्चों को बहुत सारा पैसा लगा के वो पढ़ा सकते हैं। जो गरीब आदमी होता है, जो पढ़ने की सोचता है, और मेरा मानना है अभी आज के समय में अगर आप जल्दी अमीर होना चाहते हैं और घर की स्थिति संभालना चाहते हो तो आप पढ़ाई करो, किसी पेपर की तैयारी करो, फिर आप अच्छी नौकरी पर जाओ, अच्छी सैलरी पाओ, फिर अपने बच्चों को पढ़ाओ, फिर बच्चों को कुछ अलग कराओ। मेरा इसमें मानना है। और जब आप पढ़ ही नहीं पाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको बस धर्म में फंस जाओगे। मेरा तो मानना है, जैसे अभी आप अगर पढ़े लिखे बच्चे से बात करोगे और उसे कहोगे कि धरती आसमान में कैसे है, तो वो बताएगा ग्रेविटी नहीं, इसीलिए उड़ रही है। और अगर किसी अनपढ़ बच्चे से पूछोगे तो वो बताएगा है शेषनाग के सर के ऊपर है। तो वही जो विज्ञान है उसको पीछे कर दिया गया। जब देश के अंदर धर्म आगे बढ़ेगा तब तब विज्ञान पीछे रह जाएगा। और इससे क्या हो गया, समाज, मतलब ये देश की बहुत बड़ी हानि होती है। बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो ये तो JNU वाला था जो मतलब फीस बढ़ाने के लिए आंदोलन हो रहा है, ताकि हम समाज को, कुछ एक तबका है जो वहाँ तक ना पहुँच पाए, आगे ना जा पाए। तुम भैया नेताओं के रैली में जाओ, झंडा पकड़ कर उनके चुनाव चिन्ह पे जाकर और जय जयकार करो। तो ये है। बाकी JNU में तो अभी कम है ना सर। हाँ। हम गए थे, वहाँ मस्त जगह है JNU में। अच्छा। वहाँ हॉस्टल भी मस्त है। और मुझे लगता है कि अगर आप भारत देश में रह के अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं कम पैसे में, तो JNU चले जाओ। कुछ 1200 रुपये है, साल भर वहीं रहो, कैंटीन में खाना खाओ, और मन हो जिसमें मनो पढ़ो, उसके लिए पेपर निकालना पड़ता है। अच्छा। तो वो जाओ, मस्त जगह है। मैं तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि भारत में रह के कम पैसे में
कहीं पढूं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, अच्छा नेचर चाहिए, अच्छे लोग चाहिए कि वो आपकी विचारधारा मिल सके, तो आप JNU चले जाओ, एकदम मस्त जगह है, अलग यूनिवर्स है। और मोदी जी के बारे में अभी क्या कहेंगे, जो लाल किले से इस तरीके से बात बोले उन्होंने? अरे अभी आप वीडियो देखना मेरी, ओवरऑल मैं बता देता हूँ। जैसे मोदी जी अब कोशिश कर रहे हैं कि डर जाए बच्चे, हाँ। कि जैसे पहले के समय में देख लो, जब रवीश कुमार सर थे, हाँ। और ध्रुव राठी थे, हाँ। और उमर खालिद थे, और भी बहुत सारे लोग थे जो सरकार के खिलाफ बोल सकते थे, उनको बहुत दबाने की कोशिश करी गई। रवीश कुमार सर को ऐसे दबाया गया कि अडानी ने NDTV खरीद लिया, NDTV खरीद लिया। रवीश सर ने खुद इस्तीफा दे दिया कि हम ऐसे बिके हुए चैनल में काम नहीं करेंगे। ध्रुव राठी बाहर था, उसको कोई दिक्कत ही नहीं हुई। उमर खालिद के ऊपर NSA लगा दिया गया। हाँ, तो उस समय दबा दिया गया, और उसके बाद से मुझे लग रहा है 2024 तक कोई खुल के बोल नहीं पाया सरकार के खिलाफ। लेकिन फिर जब 2024 में ध्रुव राठी बाहर आए, नीतीश राजपूत, मेड्यूसा मैम, खोटा सिक्का और भी लोग जब सामने आए, उन्होंने खुलकर बात रखी, और लोगों ने जाना कि अब समय आ चुका है कि हम सरकार की कमियों को उजागर करें, सरकार को आईना दिखाएं। तो सब ने अपना फ़ोन उठाया, अपने क्षेत्र के जो स्कूल हैं जहाँ मिड डे मील नहीं सही आ पा रही है, पानी की टंकी नहीं है, वॉशरूम नहीं है, सड़कें नहीं है, सबको आवाज़ उठाई और सरकार के ऊपर दबाव बना, और परिणाम आपके सामने है। पीके जीत गए, प्रशांत किशोर जीत गए, प्रशांत किशोर भी जीत गए। ये कई जगह सत्ताएं चेंज हुई, और मुझे लगता है ये सोशल मीडिया की पावर है, और मोदी जी ने दिमागी नक्सल इसलिए बोला है कि डर जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन डरने वालों में से नहीं है, लाठी खा चुके हैं, अब आदत हो अब चुकी की है। जो जनरेशन है ना, वो मुझे लगता है वो जाग चुकी है। आपके डराने से वो डरने वाली नहीं है, ना आपके धमकाने से। 2-4 लोगों के ऊपर डराओगे, FIR करोगे, थाने में डाल दोगे, तो भी वो रुकने वाले नहीं। कुल मिलाकर के भैया उनको जो करना है अब वो करेंगे तो करेंगे। बहुत डर के जी लिया हमने, अब हर चीज़ में हम डरे हैं। अब आप कोई चीज़ बताओ, हम जब पढ़ने जाते हैं तब हम डरते हैं कि हमसे कोई उल्टा सीधा सवाल ना पूछ ले, तब डरे। फिर जब हम यूनिवर्सिटीज़ में गए, रैगिंग से डरे। एंड फिर जब हमने सोचा कि हमारी जो सड़कें हैं ख़राब हो गई हैं, उनको उजागर करें, तब डरे कि कहीं नेता मरवा ना दे। बिल्कुल। और नेता कोशिश भी करते हैं कि ये डरे। मुकेश चंद्राकर एक पत्रकार हुए, हाँ, छत्तीसगढ़ के अंदर, हाँ, बस्तर जंक्शन हाँ, वाले। बस्तर। उन्होंने सड़क का घोटाला जो हुआ था उसको उजागर किया, उनको मरवा दिया गया। और आज भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने एक भाई हैं झारखंड के हैं शायद, अरे मैं उनका नाम भूल गया, सबकी आवाज़ दबाने की कोशिश करी गई। आप मान लो मेरे जितने साथी हैं सबकी आईडी गई। आप रेंटिंग की आईडी ले लो, रंजन की, जोगी की, आप शायद ना जानते हो, ये रेशनलिस्ट है, ये सरकार की कमियों को दिखाते हैं, उनकी आईडी गई। इस बीच मीटिंग हुई लोगों की, और लोगों ने वैसे तो कमबैक कर लिया है, लोग अब सीख गए हैं। तुम आवाज़ दबाओगे, हम हो सकता है कि दब जाएं, लेकिन हमारा जुनून नहीं दबेगा। आप हमको मारोगे, हमारी टांगें तोड़ोगे, हम हो सकता है ना चल पाए, लेकिन हमारे विचार चलेंगे, हम ऑनलाइन बोलेंगे। भगत सिंह का विचार इस पे था ना कि आप हमें भले हमको मार सकते हो, लेकिन हमारे विचारों को कभी नहीं मार सकते हो, कभी नहीं मार सकते। और अब अभी भी जिंदा है। आज जब हमें ऐसा महसूस होता है कि हम किसी पार्टी के गुलाम बन रहे हैं, तो एक बार सामने से कोई बोल दे इनकलाब जिंदाबाद, वो गुलामी की बेड़ियां टूट जाती हैं, और भगत सिंह बिल्कुल सर पे सवार हो जाते हैं, और फिर हम क्रांति करके ही छोड़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुमित भाई से, और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।